नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अमानत। बिटिया का चेहरा देखकर ये मंद मंद क्या मुस्कुरा रही हो? राहुल की आवाज से चौंक गई प्राची। सोच रही हूँ कि ये हमारी अमानत है, मुझे और तुम्हें इसके लिए उससे भी कहीं अच्छी तरह जिम्मेदारियां निभानी है, जितनी माँ पापा ने हमारे प्रति निभाई हैं। मुस्कुराते हुए प्राची ने कहा, लो, हमारी बेटी अभी सिर्फ 1 महीने भर की हुई है और तुम ये सब भी सोचने लगी? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें शायद पिता बनने का एहसास धीरे धीरे आए, पर मैं तो माँ हूँ। तुमने 9 महीने पहले से इस एहसास से बंध चुकी हूँ। फिर तो ये जायज होना चाहिए। प्राची की हाजिर जवाबी से राहुल के चेहरे पर स्मित मुस्कान तैर गई। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम समय पर खाना खा लेना। उसे प्यार भरी हिदायत देकर राहुल ऑफिस निकल गए। दोपहर को जब उनकी नन्ही सी बेटी सुहानी सोती है तो उसे एकटक निहारना प्राची को अच्छा लगता है। सुहानी के जन्म के बाद से तो वे जैसे भूल ही गई हैं कि बिटिया होने के 1 दिन पहले तक वो ऑफिस के कामों में किस तरह उलझी रहती थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांड मैनेजर के ओहदे को संभालना आसान तो नहीं है, पर उसे संतोष है कि अब एक अच्छे करियर के साथ उसने परिवार की सारी खुशियां पा ली हैं। अपनी बेटी का चेहरा देखते देखते वो अतीत में पहुंच गई। नहीं पिताजी, अब रीना को वापस बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ससुराल वालों की ऐसी जातियां नहीं सहेगी वो। पापा ने ऐसा ही कुछ तो कहा था। तब प्राची केवल 9 वर्ष की थी। तो क्या करोगे वापस बुलाकर? सारी जिंदगी घर पर बिठाएंगे क्या उसे? दादाजी की रौबदार आवाज आई। वहां तो नहीं रहने दूंगा। आगे क्या करना है वह सब उसने आने पर ही तय करेंगे। पिताजी, पापा ने धीमी मगर सधी हुई आवाज में कहा। हूँ, दुनिया देखी नहीं है अभी और समाज से पंगा लेने निकल पड़े हैं। यह कहते हुए दादाजी बाहर निकले तो वो सकपकाकर चाचा के कमरे में जा चुकी थी। 2 दिन बाद ही पापा रीना बुआ को उनकी ससुराल से ले आए। कुछ दिनों में ही तलाक के कागजात उनके ससुराल भिजवा दिए। कोहराम मच गया था पूरे घर में। दादाजी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। समाज से हटकर कोई कदम मत उठाओ राकेश, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। रीना का भविष्य खराब हो जाए। अभी वो केवल 22 वर्ष की है। क्या करेगी पूरी जिंदगी? रख सकोगे उसे अपने घर में हमेशा? कुछ शांत हुए तो दादाजी ने फिर अपनी बात रखी। पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूँ रीना उनकी दुष्टता नहीं सहेगी। रही सवाल वो कैसी जीवन बसर करेगी, तो मन उसका दाखिला MBA में करवा दिया है। पढ़ेगी, नौकरी करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। फिर भला उसे किसी की मदद की क्या जरूरत रह जाएगी? खुद दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएगी वो। संभव हुआ तो हम दूसरी शादी कर देंगे इसकी। पापा की आवाज की दृढ़ता थी या दादा की आंखों का मनुहा, जो भी था दादाजी ने इनके कुछ भी नहीं कहा। रीना बुआ ने इंग्लिश में MA किया और फिर एक कॉलेज में लेक्चरर हो गई। बाद में उनके एक सहकर्मी ने खुद ही आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। आज उनका भरा पूरा परिवार है। जब भी वो माँ पापा से मिलने आती, उनकी आंखों में पापा और माँ के प्रति आत्मीयता साफ पढ़ी जा सकती है। सुहानी कुनकुनाने लगी तो प्राची की तंद्रा टूटी। तभी मोबाइल में घंटी बजी। उठा ली। थपथपाते हुए उसने फोन उठा लिया, शायद इस डर से कि कहीं सुहानी की नींद न टूट जाए। प्राची, माँ। लेकिन माँ से सुहानी हुई। आज दोनों ने मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अब लगता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। ये बिल्कुल नया एहसास है माँ, और मैं इसे आपके और पापा के साथ बांटना चाहती हूँ। हम आ रहे हैं प्राची। हाँ माँ, वो और वेटिंग फॉर यू। अमित उसका भाई और ममता भाभी हैं, दोनों मॉरिशस में जॉब करते हैं। माँ पापा उन्हीं के साथ रहते हैं। सुहानी जब जागती है तो ढेर सारा काम करना होता है, लेकिन जब वो सो रही होती है तो मेरे मन में कितने विचार घूमते रहते हैं। और प्राची फिर पुरानी यादों में डूबने उतरने लगी। उनका परिवार कितना रूढ़िवादी था, खास तौर पर दादाजी। उन्हें लड़कियों का नौकरी करना पसंद ही नहीं था, पर रीना बुआ की नौकरी लगने के बाद उनकी सोच में भी तो थोड़ा बदलाव आया था। जब वो 14 साल की थी, हाँ, तभी तो एक रात उनके खेतों में आग लग गई थी। आग बुझाने की कोशिश जब तक सफल हुई तब तक पूरा खेत जल चुका था। पापा का इतना नुकसान हो चुका था कि वे लाखों के कर्ज में डूब चुके थे। तब माँ आगे आई थी। सुनो, मैंने संगीत में BA किया हुआ है, शायद अब वो कुछ काम आ जाए। रीना जीजी कह रही हैं उनके कॉलेज में संगीत के शिक्षक का पद खाली। यदि तुम कहो तो मैं अपना परिवार की मदद करना चाह रही थी। जब माँ ने पापा से ये बात कही तो वो पापा के लिए दूध लेकर कमरे में घुसते घुसते रुक गई। रानी, तुम्हारी ये सोच ही
तो तुम्हारी ओर आकर्षित रखती है। मुझे तुम्हारी इस मदद की वाकई बहुत ज़रूरत है। अच्छा हुआ ये तुमने खुद पूछ लिया। ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में तुमसे कैसे पूछूं कि क्या तुम ऐसे समय में कुछ घर के खर्च बटाने में सहायता कर सकोगी। इस बात का भरोसा तो है मुझे कि 2-4 साल में व्यापार को पटरी पर लौटा लाऊंगा, लेकिन जब तक घर के खर्चों को निपटाने में तुम्हारा सहयोग मिल जाए तो ये और आसान हो जाएगा। फिर माँ ने नौकरी करना शुरू कर दिया था। हालांकि दादाजी इससे क्षुब्ध थे, पर घर की बहू नौकरी करने जाए ये उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन शायद घर के हालात देखकर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। 3-4 साल में पापा बिजनेस को पटरी पर लौटा भी लाए थे, पर माँ ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। जब कभी वो समाज की शादियों में जाते, महिलाएं यह कहने से नहीं चूकती थीं, अब तो राकेश जी का बिजनेस पटरी पर लौट आया है, अब आप क्यों नौकरी कर रही हैं। भला ऐसा कितना पैसा जोड़ना है आप दोनों को। दो ही तो बच्चे हैं, लड़की के हाथ पीले कर देना और लड़के की शादी में दहेज तो मिल ही जाएगा आपको। ऐसी बातों पर वो तिलमिला जाती, लेकिन माँ और पापा मुस्कुराकर बात को आई गई कर देते। तब तक वो भी बीएससी कर रही थी, जब एक दिन बातों ही बातों में दादी ने कहा, प्राची की शादी की उम्र हो चली है राकेश, इसके लिए भी लड़के ढूंढने शुरू करो। पापा बोले, हाँ माँ देखूंगा, अभी उसे पढ़ तो लेने दो। उस रात पापा और माँ दोनों ही उसके स्टडी रूम में आ गए। आगे क्या करना चाहती हो प्राची, ये माँ थी। माँ, बीएससी के बाद मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करूंगी। इसका जवाब सुनने के बाद माँ पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इधर उधर की बातें करके थोड़ी देर बाद भले ही गए, उसे अच्छा लगा। कम से कम माँ पापा ने उससे दादी के कहे मुताबिक शादी के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया। बीएससी के अंतिम वर्ष के दौरान उसके जन्मदिन पर पापा ने उसे कई अच्छे इंस्टीट्यूट की एमबीए प्रवेश परीक्षाओं के ब्रोशर गिफ्ट दिए, पर उसके मन में तो कोई और ही सपना था। पापा के बताए गए इंस्टीट्यूट के अलावा उसने आईआईएम का फॉर्म भी भरा, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो आईआईएम सहित सभी में चुन भी ली गई। आईआईएम से एमबीए की फीस के बारे में सोच सोचकर उसे लग रहा था कि पापा से कह दे कि वो किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लेगी। पापा का बिजनेस पटरी पर भले ही लौट आया हो, लेकिन उनके पास कुछ खास जमा पूंजी नहीं है, ये तो वो जानती ही थी। फिर अमित भी तो 12वीं की परीक्षा दे रहा था, इस साल उसे भी तो अपना करियर चुनना था। वो ये सब सोच ही रही थी कि पापा उसके कमरे में ही आ पहुंचे। ये कागज तेरी अमानत के लिए। यह कहते हुए पापा ने उसके हाथ में एक चेक थमा दिया। पापा, चेक में उसके नाम 7 लाख रुपए की राशि देखकर वह प्रश्नवाचक निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखती रह गई। तुमने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है बेटा, हम दोनों चाहते हैं कि तुम आईआईएम में से ही एमबीए करो। इसके लिए हम तैयारी काफ़ी पहले से ही कर चुके थे, लेकिन अब तक हम इतनी ही राशि जुटा सके हैं, पर धीरे धीरे और भी जुटा लेंगे, माँ ने उसे दुलारते हुए कहा। पर माँ, अभी तो अमित करियर बनाने का समय है। उसकी बात तो बीच में ही काटते हुए पापा बोले, तुम दोनों ही हमारी अमानत हो, तुम लोगों का भविष्य अच्छा बन जाए और क्या चाहिए हमें। उसकी पढ़ाई के दौरान ही दादाजी गुजर गए थे। आईआईएम में 2 साल बिताने के बाद उसने 3-4 साल अच्छी कंपनियों में नौकरी की, और इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करते थे। सबसे ज्यादा जिस बात से प्राची को राहुल के करीब ला खड़ा किया, वो थे कि एक सेल्फ मेड इंसान थे। एक अनाथ आश्रम में पले बड़े राहुल इतने मेधावी छात्र थे कि उन्हें हर परीक्षा में स्कॉलरशिप मिलती, और वे परीक्षा के शिखर चढ़ते हुए जब राहुल से शादी करने की अपनी इच्छा का जिक्र उसने घर पर किया, तो सिवाय पापा के सभी इसके खिलाफ थे। माँ, अमित और दादी तीनों का ही कहना था उसके खानदान का कोई पता नहीं, फिर तुम कैसे उससे शादी की बात सोच सकती हो। क्यों, क्या किसी इंसान की काबिलियत उसके खानदान से ज्यादा मायने रखती है। यह तर्क देकर पापा ने सभी को चुप करा दिया था। राहुल के साथ घर बसाकर उसे लगने लगा कि अब वो जिंदगी के लगभग सभी रंग देख चुकी है, लेकिन सुहानी का पैदाइशी के बाद उसने महसूस किया कि अब तक वो जिंदगी के एक खूबसूरत एहसास को नहीं जी सकी थी, जिसे शायद सभी महिलाओं को जीना चाहिए। सच माँ बनना कितना अनूठा एहसास है। अब ये 2-3 दिन सिर्फ माँ के इंतजार में ही बीतेंगे। शाम को राहुल से बात करते हुए प्राची ने कहा, हाँ, ये भी भला कोई बताने वाली बात है। मुझे पता है कि पहले बिटिया, फिर माँ पापा, हमारा नंबर तो सबसे आखिरी है। चलो हटो, माँ पापा से तो करते ही थे, अब इस छोटी सी सुहानी से भी अपनी तुलना करने लगे, शरारती कहीं के। माँ पापा के आने की तैयारी के बीच 2-3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। प्राची, ये तो वाकई तुम्हारे जैसी दिखती है। नहीं जी, अपने पापा की तरह दिखती है।
अरे प्राची की तो फोटो नहीं है जिसमें उसने पीले रंग की फ्रॉक पहनी है, बस वैसे ही लग रही है सुहानी। जाने दो, नाक तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। सुहानी को देखकर माँ पापा की ये नोकझोंक उसे बहुत मजेदार लगी। राहुल भी इसके मजे ले रहे थे। दिखती किसी की तरह हो पापा, लेकिन ये तय है कि हम सबकी अमानत है। मैं और राहुल इसकी परवरिश बिल्कुल उसी तरह करना चाहते हैं जैसे आपने मेरी परवरिश की है। सुहानी की ये बातें सुनकर माँ पापा और राहुल तीनों ही मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।